नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। उम्मीद के मुताबिक ब्याज दरों में इस बार भी कोई बदलाव नहीं हुआ। अब बस इंतजार है ब्याज दरों में कटौती का। अभी ऊंची ब्याज दरों का फायदा लेने के लिए आपको कहां निवेश करना चाहिए? ब्याज दरों में कटौती से पहले डेट और इक्विटी की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? इस पर करने वाले हैं खास चर्चा। हमारे साथ है एक्सपर्ट मौजूद, उनका परिचय करा देते हैं। फी ओनली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के हर्ष रुंगटा। हर्ष जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। और जैसा एक्सपेक्टेड था सर, एक बार फिर से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। ब्याज दरों में लगातार दूसरी बार है ये 6.5% पर अभी रेपो रेट बरकरार है। क्या हम इसको राहत की बात समझें? हम इसको अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में, पहले मैं एक्चुअली इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में ही आपसे समझना चाहती हूँ, क्या ये एक जो पॉज हम देख रहे हैं वो एक अच्छी खबर है? खैर, उन्होंने उसको पॉज करके डिस्क्राइब नहीं किया है और ये जो नुआंसेस आरबीआई यूज करती है ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। मेरे ख्याल से कोई एक मनी पॉलिसी से या एक पर्टिकुलर समय पे वो क्या करते हैं उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। उनका अ, वो क्या करते रहे हैं और उन्होंने आगे के लिए क्या कहा है। तो अगर आप देखें तो जो ग्रोथ रेट की उन्होंने बात की है ओवरऑल 7.2% की, तो उनके हिसाब से और झलक रहा है उनके उसमें से कॉशियस ऑप्टिमिज्म जिसे कहते हैं, तो उनके स्टेटमेंट से वो झलक रहा है। तो ऐसा लगता है कि शायद इकोनॉमी फिर से अ, जो है बढ़ोतरी की तरफ जा रही है। एब्सोल्युटली सर, कमेंट्री काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही आरबीआई गवर्नर की तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ग्रोथ भी जो प्रोजेक्ट किया है FY24 में, रियल जीडीपी ग्रोथ 6.5% रहने का अनुमान जताया गया। FY24 का जो सीपीआई अनुमान है वो 5.2% से घटाकर 5.1% किया गया। 0.1% की कटौती का ही अनुमान किया गया। महंगाई अभी भी 4% के लक्ष्य से ज्यादा बताई जा रही है। ये तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया इस बार एक बार फिर से आरबीआई ने कि कटौती की तो बात आगे होगी हमारी, लेकिन फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके और कुछ पहलू समझते हैं। हमारे साथ ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ संदीप बागला है। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु में, हमारे इस कार्यक्रम में उस चर्चा में शामिल होने के लिए। बात यही कर रहे हैं कि क्या महत्व समझे हम इस बार भी जो ब्याज दरें स्थिर रखी गई है उसके पीछे। और सबसे इम्पोर्टेंट ये सबके दिमाग में बात ये है कि अगर अभी कोई अगर अनचेंज रखा गया है, स्टेटस को है, तो क्या अब आने वाले टाइम में हम कटौती देखेंगे ब्याज दरों में, देख सकते हैं? अ, नमस्कार स्वाति जी, नमस्कार दर्शकों का। देखिए, आरबीआई ने, एमपीसी ने ब्याज की दरें सेम रखी हैं, कटौती नहीं की है, ना बढ़ाया है। ये एक स्टेप है कि ये हम वेट एंड वॉच, हम देखते हैं कि आगे क्या होगा, कैसे डेटा आती है। अगर हम एक ग्लोबल एनवायरनमेंट को देखें तो बाकी दुनिया में जो इकोनॉमीज है और हमारी इकोनॉमी भी काफ़ी स्ट्रांग है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, जो हमने सोचा था कि हमने रेट इतना बढ़ा दिया है, और इवन लेट्स से अमेरिका में या बाकी कंट्रीज में भी रेट बढ़ा दिया गया है, उसका प्रभाव अभी इकोनॉमी पे नहीं आया है। और जब हम रेट बढ़ाते हैं, सेंट्रल बैंक रेट बढ़ाते हैं, तब ये उम्मीद रखी जाती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ा स्लो डाउन करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा बढ़ेगा और उसके कारण इन्फ्लेशन नीचे आएगा। ये ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। ऐसा कोई भी हमें अनुभव या कोई संकेत नहीं मिला है कि इकोनॉमी स्लोइंग डाउन कहीं पे भी। इनफैक्ट कल रात में ही ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने एक्चुअली रेट बढ़ाए हैं। तो ये बोलना थोड़ा सा प्रीमच्योर होगा कि हमें रेट की कटौती हो जाएगी या तुरंत हो सकती है। बिकॉज इन्फ्लेशन जो है, जो मुद्रास्फीति है, वो एनिमी नंबर 1 है अभी।
और सब सेंट्रल बैंकर्स का इसी पे ध्यान है कि कैसे उसे कम किया जाए। क्योंकि आप अगर देखेंगे कि जो वेजेस हैं वो बढ़ रही हैं, लोगों की जो आमदनी है वो बढ़ रही है, लोग खर्चा कर रहे हैं, चीज़ों के दाम नीचे नहीं आ रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि काफ़ी हद तक ये जो खर्चा हो रहा है देश में या इवन विदेश में, ये फ्यूएल्ड है बाय डेट। जो आप अगर देखेंगे तो रिटेल लोन्स काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं इंडिया में भी और बाहर भी। तो ये जब तक इन्फ्लेशन की चीनी बॉटल के अंदर नहीं घुसती है, तब तक हमें सावधान रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। हम इस उम्मीद में रहते हैं कि इंटरेस्ट रेट नीचे आएँगे, बट ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो और ये भी ज़रूरी नहीं है कि तुरंत हो। एब्सोल्युटली सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। जैसा हरजी भी कहते हैं, कॉशियस ऑप्टिमिज्म है जो हमें कमेंट्री में सुनने को मिला है। पर जो इस वक्त हमें आम दर्शक देख रहे हैं हरजी, और उनमें मैक्सिमम वो लोग हैं जो आस लगाए बैठे हैं कि उनके लोन का क्या होगा। हम लगातार दूसरी बार चले, हमने देखा तो जरूर कि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुए, पर पिछले 10 महीनों में जो बेतहाशा बढ़ोतरी लोगों के अपने ईएमआई में हुई है, उससे जेब काफी ढीली हुई है और फाइनेंसेस काफी बिगड़ गए हैं सर। इसलिए जानना जरूरी है कि ये जो अभी फिलहाल स्थिति है, इसको एक जो लोन लेने वाला ग्राहक है या जो एक कॉमन आदमी है, इस सिचुएशन को कैसे समझे? तो मैं इनको दो तरीकों से इसको ब्रेकअप करूंगा। एक, जिनके पास ऑलरेडी होम लोन लेते हैं, बिकॉज अधिकांश लोगों के पास होम लोन होता है। तो एक जिसके पास ऑलरेडी होम लोन है, एक जिसे लेना है। अब जहां तक जिसे लेना है उसकी बात करें, तो अब इतने अट्रैक्टिव मार्केट में, अट्रैक्टिव इन द गिवन सेंस कि आज 8.5 से 9 के बीच में, वेल बिलो द 10% लिमिट। और याद रखिएगा कि बैंकें एक दूसरे को मतलब बैंकें बोरो कर रही है 6.5% पे, तो उस समय में सिर्फ 2% उसके ऊपर, ओके, आपको अगर होम लोन मिलता है 2-2.25% के अंदर, आई थिंक बहुत अच्छा डील है होम लोन बोरोवर्स के लिए। और चूंकि फ्लोटिंग रेट है, और वो अगर बोरोवर्स सावधानी बरतें तो फ्यूचर में उनको उसका बेनिफिट मिलेगा। जब रेट्स कम होंगी तो वो रेट उनकी भी कम हो जाएंगी। अब रहा सवाल एग्जिस्टिंग बोरोवर्स का, तो वो जरूर ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं, और खास करके वो जिन्होंने 1-1.5 साल, 2 साल या उससे भी पहले लोन लिया हो। तो नए ग्राहकों को 8.5 से 9 मिल रहा है, वो कम से कम 9.25, 9.5, 10% दे रहे हैं। तो ये जो एक डिफरेंस है कि नए बोरोवर्स को अच्छी रेट मिलती है, पुराने बोरोवर्स को इतनी अच्छी रेट नहीं मिलती, ये अनफॉर्चुनेटली एक इंडियन लेंडिंग सिस्टम का हिस्सा है, हमेशा से रहा है। और जब तक बोरोवर सतर्क नहीं रहेगा, ये हरदम रहेगा। ये मैंने कई बार कहा है कि आप चेक करते रहिए कि आपका अपना लेंडर, अगर आपके पास होम लोन है, आपका अपना लेंडर नए लोन किस रेट पे दे रहा है, और आपको जो रेट लग रही है वो ज्यादा है। अधिकांश लोग, 90% लोगों को पता भी नहीं है कि वो इंटरेस्ट रेट क्या दे रहे हैं। उनको सिर्फ अपना ईएमआई पता होता है, और वो सही भी है, लेकिन रेट नहीं पता होने में वो बहुत ज्यादा ही हाई इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, ये मैं बताना चाह रहा हूं। तो चेक करिए, इलेक्ट्रॉनिकली आपको समझ जाएगा। आप अपना लोन अकाउंट में लॉगिन करके चेक करिए कि आप क्या रेट दे रहे हैं, और उसको चेंज करिए। एग्जिस्टिंग बैंक में ही चेंज करिए, और अगर आप अच्छे बोरोवर रहें तो आपको वो रेट मिलेगी। तो मेरे ख्याल से इसको अगर 2 लाइन में कहूं, तो जिन्होंने होम लोन लेना है उनके लिए लेने का समय तब होता है जब उन्हें घर खरीदना होता है, बिकॉज लोन इज अ मीन्स टू एन एंड। तो उनके लिए अच्छा समय है
एग्जिस्टिंग बोरोवर्स अगर थोड़ा सा सतर्क रहें और ये देखें कि उनका जो लेंडर है वो ओवरचार्ज नहीं कर रहा है उनको, तो उनके लिए भी ये समय अच्छा हो सकता है। ये आपने सर बहुत इंपॉर्टेंट बात की। इसमें थोड़े और पहलू हम आपसे समझेंगे कि अगर किसी को अपने सर से ईएमआई का बोझ उतारना ही है तो तरीके क्या हो सकते हैं, थोड़े इसके एस्पेक्ट्स में समझो। उससे पहले थोड़ा इन्वेस्टमेंट पार्ट पर आए। संदीप जी आपसे समझें कि जैसे पिछले साल से ये दरें बढ़ने का दौर शुरू हुआ, फिक्स डिपॉजिट्स की दरें भी बढ़ती चली गई, लेकिन उतनी गति से नहीं बढ़ी जितनी गति से ब्याज दरें बढ़ी। धीरे धीरे जो इसका फायदा है वो बैंकों ने पहुंचाना शुरू किया। अब आपसे समझना जरूरी है, ये जो एक छोटा सा विंडो है निवेशकों के पास, जिससे पहले आरबीआई डिसाइड करती है कि उसको अब बढ़ाना है कि घटाना है, इस विंडो में अभी हम एफडी की दरें भी काफी आकर्षक देख रहे हैं। एफडी में निवेश करना चाहिए? जी, बिल्कुल करना चाहिए। आई थिंक रेट्स आर काफ़ी बढ़े हुए हैं। अगर हम सोचें कि हमें इन्फ्लेशन जो है, मुद्रास्फीति लॉन्ग टर्म में 5% के आसपास या 4% के आसपास रहेगी और आपको 6.5-7% पे आपको बोरो कर लेंड करने को मिल रहा है, बैंक डिपॉज़िट करने को मिल रहा है, तो डेफ़िनेटली आपको 2, ढाई, 3% रियल इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो आपको डेफ़िनेटली बैंक एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको थोड़ा हिस्सा जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें भी करना चाहिए, बिकॉज़ अगर जब 2-3 साल में या थोड़े दिन बाद जब बैंक की दरें कम होगी अ, तब बैंक में तो उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा जितना आपने लॉक इन किया है। और आज अगर आप एक कॉर्पोरेट बॉन्ड पोर्टफोलियो या बैंकिंग एंड पीएसयू पोर्टफोलियो या किसी भी कॉर्पोरेट डेट पोर्टफोलियो में डालते हैं जिसकी अवधि लेट्स से 3 साल के आसपास है, तो वहाँ भी आपको 7.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है। और जब इंटरेस्ट रेट दर कम होंगे और आपको अगर पैसे की ज़रूरत पड़ी तो आपको कैपिटल गेन्स भी हो सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट नीचे जाने से बॉन्ड्स के प्राइस बढ़ जाते हैं, जो बैंक एफडीज़ में नहीं होते। तो आपको थोड़ा पैसा बैंक एफडीज़ में डालना चाहिए और थोड़ा कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स में। और ये भी इन्वेस्टर को जानना चाहिए कि कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स या जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं, फिक्स्ड इनकम फंड्स, इनमें आप अगर पैसा निकालना चाहें तो 1 दिन में पैसा आपके घर पे आ जाता है, जो भी एनएवी है उस पे। तो थोड़ा इंटरेस्ट रेट रिस्क रहेगा, लेकिन चूँकि अभी दरें बढ़ी हुई हैं और शायद थोड़ा और बढ़े, तो इस पीरियड में नेक्स्ट 1-2 महीने में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और साल, 2 साल, 3 साल अगर होल्ड करते हैं, तो काफ़ी उम्मीद है कि काफ़ी काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो थोड़ा बैंक डिपॉज़िट में डालें, थोड़ा म्यूचुअल फंड्स में डालें और इससे एक आपको आइडियल कॉम्बिनेशन मिल जाएगा इंटरेस्ट इनकम का और पोटेंशियल फॉर कैपिटल गेन्स का। क्योंकि जरूरी है हर एक मौके का फायदा उठाना। ब्याज दरें बढ़ रही हैं तब भी आपको निवेश करना है, एक अभी थोड़ा सा एक स्थिर पीरियड है तो तब भी आपको सही जगह निवेश करना है, जिससे पहले फाइनली वो दौर आए जब ब्याज दरों में कटौती का दौर शुरू हो जाए। तो वो स्ट्रैटेजी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ब्याज दरें जो स्थिर हैं फिलहाल, अभी कहां पर निवेश के मौके हैं, क्या आपको अभी अपनी निवेश स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? हमारे साथ दो बेहद ही खास एक्सपर्ट्स हैं अभी, हर्ष रुंगटा सर और ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ संदीप बागला जी हमारे साथ है। हर्ष सर, ये काफी ज्यादा हमेशा इस पर चर्चा होती रहती है कि ऑलरेडी जिनका लोन चल रहा है, आपने दो हमें सिनारियोज बताए थे, उनमें अब उसमें उन लोगों की बात मैं करना चाहूंगी जिनका ऑलरेडी ईएमआई चल रही है और वो चाहते हैं कि वो जो लोन है उसको कम कर दें या निपटा दें। क्या ये एडवाइजेबल रहता है फिलहाल? क्योंकि ऑफ कोर्स ब्याज दरें तो ऊंची है ही, जब तक वो फाइनली धीरे धीरे कम आना शुरू करेगी, लेकिन इतना जल्दी आना पॉसिबल तो नहीं है। लोन को चुकाने का या प्री पेमेंट एक एडवाइजेबल स्टेप रहता है, और अगर है तो तरीका क्या हो उसका? तो पता है इसका एक जवाब नहीं हो सकता। मतलब जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले तो रेट कम करवाना तो हमेशा हितकारी होगा। तो वो तो प्लीज आप इंश्योर करिए कि आपकी रेट जो है, वो जो बैंक एग्जिस्टिंग न्यू बोरोवर्स को चार्ज कर रही है, कम से कम वो आपको भी दे रही है। ये तो आप करिए ही, वो तो डेफिनेटली आपके हित में है। अब सवाल ये है कि अगर आपके पास कोई एक्सेस पैसे हैं, सरप्लस पैसे हैं,
उसको आप इन्वेस्ट करें कि उसको आप रीपेमेंट में यूज करें। अब इसका जवाब एक सिंगल जवाब नहीं हो सकता, ये डिपेंड करता है क्लाइंट की उसके उद्देश्य क्या हैं, गोल्स क्या हैं, उसका एग्जिस्टिंग जो अलोकेशन है कि उसने कितने पैसे शेयर्स में लगा रखे हैं, कितने पैसे जो है फिक्स डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट टाइप के जो म्यूचुअल फंड्स हैं या और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसमें कितने लगा रखे हैं, कितने अगर इंटरनेशनल इक्विटी में लगा रखे हैं, कितने गोल्ड में लगा रखे हैं, तो कितने होने चाहिए। वो उसकी रिस्क प्रोफाइल, उसके रिसोर्सेज, उसके उद्देश्य, ये सब का समावेश और एक समीकरण करके उसका डिसीजन होता है, तो ये प्लानिंग के तहत होता है। तो इसका एक सही जवाब देना सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। फेयर एनफ सर, मैं इसी से जुड़ा बात आपसे हर चीज समझना चाह रही थी कि जब हमने पिछले कई बार देखा, जब जब ब्याज दरें बढ़ी, लोगों में ये कंफ्यूजन था या पसोपेश था कि उन्हें इसको हैंडल कैसे करना है, क्या उन्हें टेन्योर बढ़ाना चाहिए या फिर ईएमआई बढ़ानी चाहिए। अब ये सिचुएशन तो आगे भी आ सकती है, तो एक बोरोवर को प्रिपेयर कैसे रहना चाहिए, क्या सही रहता है टेन्योर बढ़ाना कि ईएमआई को बढ़ाना? सो अगेन एक जवाब नहीं है इसका, लेकिन सिंपल अगर इसका जवाब थोड़ा सा सिंपल हो सकता है, वो ये है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास कैश फ्लो है, तो आप ईएमआई बढ़वा दीजिए ताकि आपका अवधि लोन का अवधि ना बढ़े। सो दैट इज द बेस्ट थिंग। अब वो पैसे जो आपके पास हैं बजट में, उसका और कहीं इस्तेमाल करना अगर लाजमी है, तो फिर ये जवाब गलत हो सकता है। बट मोर और लेस अगर आपके बजट में जगह है वो एडिशनल ईएमआई को बर्दाश्त करने की, तो ईएमआई बढ़ाना रिलेटिवली बेटर हो सकता है। ओके। डेट निवेश के अगर ऑप्शन समझे संदीप जी आपसे, तो अभी पीक आउट दरों में आपने जिक्र जरूर किया था कुछ कुछ विकल्पों का, पर अभी पीक आउट दरों में कौन से ऑप्शंस अभी डेट में आकर्षक हैं? क्योंकि पिछली बार जब भी एक दो बार हमने चर्चा की इस मौके पर आपसे, टारगेट मैच्योरिटी फंड का काफी ज्यादा जिक्र हुआ है, पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट समझना जो टैक्सेशन चेंज है उसका भी तो असर हुआ होगा सर। जी, बिल्कुल सही है। देखिए, टारगेट मैच्योरिटी फंड या जो आप जो टैक्सेशन की बात कर रही हैं, वो उनके लिए लाज़मी है जो 3 साल तक अपना इन्वेस्टमेंट रखना चाहते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ सरप्लस फंड्स हैं जो हम 1 या 2 साल या 2.5 साल के लिए रखना चाहें। तो उसमें अब तो क्या है कि अब तो टैक्स बेनिफिट कुछ रहा नहीं म्यूचुअल फंड में। तो आप रिटर्न्स के बारे में अगर सोचें तो अभी इंटरेस्ट रेट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के जो हैं वो 7.5 के आसपास हैं, और आपको कोई भी पोर्टफोलियो 3 साल की मैच्योरिटी 5 साल की मैच्योरिटी है तो उसका जो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड की यील्ड है वो 7.5% के आसपास है। ये कहना शायद ठीक नहीं होगा कि अभी पीक दरें हैं। अभी मेरे ख्याल से एक ऐसा फेज चल रहा है जहाँ पे हमें एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे हैं और किसी को पता नहीं है कि यहाँ से दरें नीचे जाएंगी या ऊपर जाएंगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट्स कमिंग डाउन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये बोलना अभी भी ज़रूरी पक्का नहीं है कि अब यहाँ से इंटरेस्ट रेट ज़रूर से नीचे आएंगी। देखिए, जहाँ तक बैंक एफडी की रेट्स बढ़ी हैं, जो 10 साल की गवर्नमेंट बॉन्ड है वो 7.65 से कम होके 7% पे आ गई है। तो वहाँ पे एक अच्छी खासी रैली हो गई है, बॉन्ड प्राइसेस बढ़ गए हैं। आप 3 से 6 महीने की बॉन्ड फंड के रिटर्न्स देखेंगे तो करीब 8 से 11-12% तक भी रिटर्न आया है, एनुअलाइज्ड रिटर्न। तो अभी यहाँ से मेरे ख्याल से तुरंत यहाँ से और दरें तुरंत नीचे नहीं आएंगी, और एक आउटसाइड चांस है कि जो बाजार ने सोच लिया था कि दरें तुरंत नीचे आने वाली है और इसके आशंका में जो बॉन्ड की रैली हुई थी वो थोड़ा अनवाइंड हो जाए, थोड़ी बॉन्ड यील्ड शायद ऊपर चली जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर आपको 3 साल के कोई भी बॉन्ड फंड में डाल सकते हैं आप,
और अगर आपको इतना रिस्क नहीं लेना है या फिर आपकी जो अवधि है वो कम है, तो आप 1 साल के फंड में डेफ़िनेटली निवेश कर सकते हैं। वहाँ पे आपको 7 सवा 7% की रिटर्न मिल जाएगी। मनी मार्केट फंड्स हैं, या फिर शॉर्ट टर्म फंड्स हैं, ये इनमें निवेश करने से काफ़ी ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। एब्सोल्युटली। तो अगर हम आगे लगभग साल के अंत तक का टाइम हर्ष जी अगर देखते हैं, तो स्पेशली डेट मार्केट में आप कैसे बदलाव या चेंजेस अभी देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ निवेशकों का जो इंटरेस्ट है टुवर्ड्स डेट म्यूचुअल फंड हो गया, एफडी हो गया। अगर हम सिर्फ एक डेट पोर्टफोलियो बनाने की बात करें तो उसका कंस्ट्रक्शन आगे आने वाले कुछ महीनों के लिए आपके लिहाज से सर कैसा हो? स्वाति, मेरा ये कहना है कि इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। शॉर्ट टर्म के लिए कभी इन्वेस्टमेंट्स करने ही नहीं चाहिए कि अब ये रेट बढ़ जाएगी इसलिए मैं ये कर लेता हूँ, अब ये मार्केट गिर गया या बढ़ गया। प्लान के तहत चलें, अपना रणनीति नक्की रखें कि कितना प्रतिशत आपका इन्वेस्टमेंट कौन से टाइप के एसेट में होगा। आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपके उद्देश्य से लिंक्ड होने चाहिए, और उस तरीके से करेंगे तो फायदा होगा। तो 1 साल में ऐसे टाइप के इन्वेस्टमेंट में साल के एंड तक क्या होता है उसका बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, और पड़ना भी नहीं चाहिए। ओके, एब्सोल्युटली। तो शॉर्ट टर्म में किसी भी इन्वेस्टमेंट को ना देखें आप, क्योंकि ब्याज दरों में बढ़ोतरी या फिर गिरावट वो एक टेम्पररी फिनोमिनन होता है। जो डिपेंड करता है वो आपका गोल्ड होता है, आपका जो पोर्टफोलियो है, जिस तरीके से आपका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन है और कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए, इस पर हमने खास चर्चा की आज। बहुत धन्यवाद करेंगे हर्ष रुंगटा सर आपका, और संदीप बागला सर आपका भी हमारे साथ आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और ये हमने चर्चा की कि आखिरकार फिलहाल इस स्थिति में निवेशकों को क्या करना चाहिए और कैसे समझे हम फिलहाल ब्याज दरों के इस दौर को।